वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का वर्किंग जान लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो पिछली वाली क्लास में जो हमने सीख लिया था उसको एक बार आपको जल्दी से रिवाइज़ करा दें कि जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमने देखी थी तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है एंड दिस वन इज़ इमिटर और ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर वाला टर्मिनल है। और हमने इसकी वर्किंग की थी फॉरवर्ड एक्टिव मोड में। तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग लास्ट वाली क्लास में जान चुके थे। और जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड एक्टिव मोड में पूरी की पूरी जो है सर्किट एनालिसिस की गई थी तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि इमीटर वाले टर्मिनल से करंट बाहर की ओर है, यानी कि फ्रॉम द इमीटर टर्मिनल है, और बेस वाले टर्मिनल पे करंट जो है टूवर्ड्स है, और कलेक्टर वाले टर्मिनल पर भी करंट जो थी वो टूवर्ड्स थी। मतलब इमीटर वाले टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ आती है, बेस वाले टर्मिनल में करंट बेस की तरफ जाती है, और कलेक्टर वाले टर्मिनल में करंट कलेक्टर की तरफ जाती है, टूवर्ड्स द कलेक्टर टर्मिनल। और इसी को बेस मानते हुए पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। पिछली वाली क्लास का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में जो हमने कनेक्शन बनाए थे, तो अगर आप कनेक्शन की बैटरी जो वहाँ पर जोड़ी गई थी, अगर आप उनकी पोलैरिटी बदल दीजिए, फॉरवर्ड एक्टिव मोड एनपीएन का हमने डिस्कस किया था। अगर फॉरवर्ड एक्टिव मोड में जो सर्किट हमने पिछले लेक्चर में बनाया था उसमें पोलैरिटी बदल दी जाए और ट्रांजिस्टर का नाम हो जाए पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसमें भी इमिटर है, बेस है और कलेक्टर है। तो अगर अपना ट्रांजिस्टर एनपीएन से पीएनपी होता है तो आप क्या करिए, एनपीएन में जो तुमने पढ़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पर बैटरी लगी हुई है वहाँ पोलैरिटी बदल दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, और करंट की डायरेक्शन बदल दीजिए। तो सारा का सारा जो डिस्कशन है वो पीएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनपीएन में जो करंट थी वो बिकॉज ऑफ द होल्स होती है, सॉरी, एनपीएन में जो करंट थी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थी, और पीएनपी में जो मेन करंट होगी बिकॉज ऑफ द होल्स होगी। तो यहाँ पर पीएनपी में जो करंट होगी इमिटर में डायरेक्शन में उल्टी हो जाएगी, वहाँ से कलेक्टर वाली करंट भी उसके कंपेयर में उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और बेस वाली करंट भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड है पीएनपी का, जिसमें करंट का हालचाल हमने दिखाया है, और ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड है एनपीएन का। और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है उसको भी हम जानते हैं कि अगर हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल लेना हो तो सिंबल कैसे दिखाते हैं? दिस वन इज बेस, और ये हो गया इमिटर, और ये हो गया कलेक्टर, और ये एरो देखिए, जो एरो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमिटर कैसा है? N, बेस कैसा है? P, और कलेक्टर कैसा है? N। तो ये सिंबल है हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और अगर हम पीएनपी का सिंबल बनाएं तो सेम रिजल्ट होगा, केवल जो एरो यहाँ लगाया गया है वो चेंज हो जाएगा डायरेक्शन में। कलेक्टर, इमिटर, बेस, और ये है पीएनपी, और यहाँ पर एरो इधर। तो सिंबल के बारे में भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया है।
तो सिंबल है आपके पीएनपी का और सिंबल है आपके एनपीएन का। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि हम ट्रांजिस्टर को 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में ले गए थे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। तो इस तरीके से हमने जो है कॉमन बेस डिस्कस कर दिया था पिछली वाली क्लास में। आज हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और उसमें जो हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पॉइंट हैं, यानी जो विशेषताएं हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं सबसे पहले कॉमन बेस में, और हम करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ। तो मेन हेडिंग है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस मेन हेडिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इसको डिस्कस करेंगे। तो बेस कॉमन रखना है, क्योंकि बेसिकली जब हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो एम्पलीफायर की तरह से यूज़ करते हैं, और हमें 4 टर्मिनल्स चाहिए होते हैं, 2 इनपुट में और 2 आउटपुट में। लेकिन ट्रांजिस्टर के पास केवल 3 ही टर्मिनल हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो चौथा टर्मिनल कहाँ से आएगा? तो एक टर्मिनल को कॉमन बना देते हैं जो इनपुट के साथ भी होता है और आउटपुट के साथ भी होता है। तो बेस कॉमन होगा। तो ये रहा बेस, इमीटर, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन। सिंबल में एरो किधर लगता है? पी से एन। तो अब हम इनपुट और आउटपुट में बेस को कॉमन रखते हैं, और किस जोन में बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ही बात हो रही है। तो हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ही डिस्कशन करेंगे। फॉरवर्ड एक्टिव मोड। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में जो इमीटर बेस होता है, E फॉर इमीटर, B फॉर बेस, इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, FB माने फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो कलेक्टर बेस होता है इज इन रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो इमीटर ये है, N है। फॉरवर्ड बाइसिंग में N को किससे कनेक्ट होना चाहिए? माइनस से। तो ये रेजिस्टेंस और बैटरी का ये माइनस, और ये P है, फॉरवर्ड बाइसिंग में किससे कनेक्ट होगा? प्लस से, फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में कलेक्टर बेस आएगा, तो ये कैसा है? N है। तो रिवर्स बाइसिंग में N किससे कनेक्ट होगा? तो N कनेक्ट होगा रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव से। इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको अभी केवल रिवाइज कराया कि फॉरवर्ड एक्टिव मोड का क्या मतलब होता है। तो N कनेक्ट होगा प्लस से और P कनेक्ट होगा माइनस से इन केस ऑफ ए रिवर्स बाइसिंग। तो ये रेजिस्टेंस N कनेक्ट होगा प्लस से और P कनेक्ट होगा माइनस से। ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। ये जो रेजिस्टेंसेस लगाए जा रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस को हमने R E से लिख दिया, इमीटर साइड में है। इस रेजिस्टेंस को हमने R C से लिख दिया, कलेक्टर साइड में है। बेस जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है, आउटपुट और इनपुट के बीच में। और बच्चों, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इनपुट में जो बैटरी लगाई जाती है उसके पोटेंशियल को लिखने का तरीका होता है VEE, ये नोटेशन है। और यहाँ पर जो बैटरी के पास पोटेंशियल है VCC, CC फॉर कलेक्टर,
कलेक्टर के साथ जो बैटरी है और इमीटर के साथ जो बैटरी है उसका पोटेंशियल, उसका ईएमएफ आप ये कह सकते हो। और हम इसको वैरी करेंगे, तो ये जो एरो है हम इस VCC को और VEE को वैरी कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि इस बैटरी के लगाने से इमीटर और बेस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल पैदा होगा, तो ये वोल्ट मीटर लगा दिया और ये पोटेंशियल रीड करेगा इमीटर बेस के अक्रॉस में, तो VEB। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा दिया और ये जो पोटेंशियल फॉर्म होगी अक्रॉस द कलेक्टर एंड बेस, तो इस पोटेंशियल को लिखेंगे VCB। और इमीटर की जो करंट है, इमीटर जोन की जो करंट है उसको मेज़र करने के लिए एक करंट मीटर लगाया जाए, करंट को रीड करने वाला जो है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिली आमीटर लगा दिया, MA, यहाँ ऐसे लिख देते हैं मिली आमीटर। और सिमिलरली कलेक्टर वाली साइड में भी जो है करंट रीड करनी होगी, तो वहाँ पर भी एक हम लोगों ने मिली आमीटर लगा दिया, मिली आमीटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए NPN ट्रांजिस्टर का सर्किट अरेंज हो चुका है। करंट तो आपको पता ही है कि जब कॉमन बेस में हमने वर्किंग की थी तो करंट कैसी थी, इमीटर से जो करंट थी वो डायरेक्शन में फ्रॉम द इमीटर थी, दिस वन इज IE। बेस की करंट टूवर्ड्स थी, दिस वन इज IB। और जो कलेक्टर टर्मिनल की जो करंट थी वो भी टूवर्ड्स में थी NPN के केस में, एंड दिस वन इज IC। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, सपोज कर लो सेम हेडिंग है कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन हम PNP की बात कर रहे हैं, तो बच्चों केवल जो है बैटरी की पोलैरिटी बदल देना। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बस उल्टा कर देना। सिमिलरली वहाँ पर भी उल्टा कर देना और करंट की डायरेक्शन बदल देना। और ये याद रखना कि NPN में जो करंट होती है मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है मेजॉरिटी के, और PNP में जो करंट होती है मेनली ड्यू टू होल्स होती है। इतना डिफरेंस होगा, बाकी सारे के सारे फीचर्स वही रहेंगे जो यहाँ पर है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ध्यान से सुनिएगा। अगर हम VCB को कांस्टेंट करके, VCB आप देखो दिखाई दे रहा है, ये रहा VCB, यानी VCB की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। तो अगर हम VCB को कांस्टेंट करके बात करते हैं VEB वर्सेस IE, यानी इन दोनों के बीच में बात करते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो ग्राफ बनता है और उस ग्राफ से रिलेटेड जो पॉइंट्स मिलते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। तो एक बार मैं बोलता हूँ, आप सुन करके लिख सकते हैं कि कॉमन बेस का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सुनिएगा, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज VCB कांस्टेंट, दिखाई दिया आपको VCB, ये रहा VCB, बोर्ड पर देखिए। आउटपुट वाला सर्किट उस तरफ है ना, तो आउटपुट वाला वोल्टेज VCB अगर कांस्टेंट रख दिया जाए और फिर अगर हम IE ये रहा IE, इनपुट वाली करंट है IE, तो इमीटर करंट IE और जो आपका VEB है उनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ को बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर फॉर NPN इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें, चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर कि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करना चाहते हैं।
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे? हम IE और VEB में चेंजेस जो हैं काउंट करेंगे। हम VEB को बदलेंगे, IE चेंज होगा इससे, और VCB को कांस्टेंट रखेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वी डिस्कस अबाउट IE दिख रहा है आपको ये, एंड VEB अंडर कांस्टेंट VCB, और VCB ये है जो आउटपुट वाली साइड में है। और फिर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के लिए चलिए यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बन जाएगा। यहां पर हमने लिया VEB और यहां पर लिया IE। VCB की वैल्यू कांस्टेंट है, तो सपोज कर लो कि VCB कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू चलो मान लेते हैं 10 वोल्ट है। तो VCB की वैल्यू 10 वोल्ट है और फिर हम VEB को बदलते हैं, IE बदलता है और जो वेरिएशंस आते हैं उनको नोट करते हैं और फिर दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। VCB कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया है कि 10 वोल्ट हमने रखा है VCB। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो VEB की वैल्यू आप देख सकते हो कि VEB यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस बेस एंड इमिटर। तो पोटेंशियल अक्रॉस बेस एंड इमिटर जब इतना है तो करंट नहीं है, जब इतना है तो करंट नहीं है, जब इतना है तो आप जानते हैं, आपने जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में PN जंक्शन को पढ़ा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आप जानते हैं कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जब वोल्टेज की वैल्यू जंक्शन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, जंक्शन पर एक पोटेंशियल आ गया था जिसको कि पोटेंशियल बैरियर कहा गया था। जब हमारे VEB की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाएगी और उससे ज़्यादा हो जाएगी तो करंट फ्लो होने लगती है। तो वही आप देख सकते हैं कि कुछ देर तक तो VEB है लेकिन IE नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो आपका पोटेंशियल है VEB, पोटेंशियल अक्रॉस द इमिटर एंड बेस, वो बैरियर पोटेंशियल से क्या है, कम है। और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर के बराबर होगा और उस पॉइंट से आप देखें इस वाले पॉइंट पर वो बराबर हो गया और जैसे उसके आगे बढ़ना शुरू हुआ तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, कोई 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमने ये लिया और एक पॉइंट हमने ये लिया। इस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग करंट में यहां लिया और इस पॉइंट को देखो यहां लिया। तो जो बात यहां पर समझने वाली है जरा उसको देखिए कि क्या हो रहा है। ये दोनों डॉट्स क्या हैं, ये डॉट क्या है, ये है चेंज इन VEB और ये क्या है दोनों डॉट्स, ये है चेंज इन IE। तो देखो जो VEB का चेंज है वो बहुत छोटा है और करंट का चेंज जो है बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि VEB में थोड़ा सा चेंज करने से IE में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ये आपको यहाँ पर समझना है कि VEB में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो IE में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और भी हम पॉइंट्स दिखा सकते हैं, जैसे आप और 2 डॉट्स लेते हैं, यहाँ पर नए डॉट्स दिखाए जाएं।
एक हमने पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट हमने यहां लिया। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। फिर आप ध्यान से इन दोनों डॉट्स को देखें। ये दोनों डॉट्स क्या बता रहे हैं? चेंज इन VEB, जो कि बहुत छोटा है, और ये दोनों डॉट्स क्या हैं? दूर दूर हैं, जो कि चेंज इन IE को बता रहे हैं, जो कि बड़ा है। तो एक बात यहाँ पर सीखने को मिलती है कि जब VCB को कांस्टेंट रख करके VEB को चेंज किया जाता है और IE को देखा जाता है, तो जो ग्राफ मिलता है वो थोड़ी देर के लिए तो नॉन लीनियर मिलता है, उसके बाद में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। इस ग्राफ को हम थोड़ा बड़ा करके बनाएं और ये है VEB और ये है IE। ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला है। अब ग्राफ के जिस हिस्से को हम यहाँ पर थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं, उसको देखिए क्या पता चल रहा है। ये सारा का सारा जो काम किया गया था अंडर द VCB कांस्टेंट है, और क्योंकि इस तरफ जो कलेक्टर वाली साइड है इसको आउटपुट कहते हैं, तो हमने जो सीखा वो ये सीखा कि बाय कीपिंग VCB कांस्टेंट व्हेन VEB वेरीज। VEB मतलब इमिटर बेस पे जो पोटेंशियल आया था, VEB वेरीज, देन IE मीन्स इमिटर करंट varies non-linearly for very short time, quickly it मतलब IE varies linearly। देखिए जब हमने VEB को चेंज करना शुरू किया तो शुरू में VEB 0 है, करंट 0 है, फिर VEB कुछ हुआ बट करंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल से कम था। फिर ऐसे चलते चलते जैसे ही पोटेंशियल VEB बैरियर पोटेंशियल के बराबर हुआ, करंट मिलना शुरू हो गई, और थोड़ी देर तक जो ये करंट है वो नॉन लीनियरली चेंज हो रही है। ग्राफ में जो है कर्व शेप है, और फिर उसके बाद देखिए ग्राफ कैसा हो गया? सीधी लाइन हो गया। तो आफ्टर दैट जो IE है वो लीनियरली वेरी कर रही है। और अभी हमने देखा था कि VEB को थोड़ा सा अगर बदलें तो IE बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। एक डॉट ये लिया और एक डॉट हमने ये लिया। इन दोनों डॉट्स को आप देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो दो पॉइंट हैं आपके जिस पर हमने ये टिक लगाया, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जहाँ पे मैंने सिंगल टिक लगाया है वो क्या है? वो VEB का चेंज है। और यहाँ पर दो दो टिक लगाए हैं वो क्या है? IE का चेंज है। तो ग्राफ से ही आपको दिखाई दे रहा है कि VEB में थोड़ा सा चेंज करने से IE बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी आ गया कि when VEB change
when VEB varies shortly, then IE change largely. IE में जो चेंज है वो बहुत लार्ज है। और फिर अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जब वोल्टेज और करंट में आप ग्राफ बनाते हो, तो वोल्टेज और करंट में जब आप ग्राफ बनाते हो तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये होता है। तो यहां पर आप देखिए डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा VEB, और डेल्टा I क्या होगा, डेल्टा IE। और इस रेशियो को हम बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, और हम इसको RI से लिखेंगे। अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है, RI इज इक्वल टू है डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE। आप देख सकते हैं कि डेल्टा VEB बहुत छोटा है तो डेल्टा IE बहुत बड़ा है, यानी ये जब छोटा है ये बड़ा है, और जब छोटे से बड़ी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। सो यू कैन से कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर इनपुट का वो बहुत छोटा है। और जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, और जब हम आउटपुट का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा आएगा। इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो इनपुट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, और जब हम अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आउटपुट में जो है रेजिस्टेंस बहुत बड़ा आएगा। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी कुछ चीज़ें होंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट और आउटपुट की मिला करके। जैसे करंट गेन अल्फ़ा को डिस्कस कर चुका हूँ, और वोल्टेज गेन को डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसमें भी करंट और वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। आपको पता चल गया होगा कि वोल्टेज कौन सा है आउटपुट का, VCB, करंट कौन सा है, IC। तो इनके बीच में ही ग्राफ बनाएंगे, और IE को कांस्टेंट रख करके। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस में क्या की जाती है, इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं डिस्कस वेरिएशन ऑफ IC फॉर कलेक्टर करंट, ये रहा, एंड VCB ये रहा आउटपुट वाला वोल्टेज, बाय कीपिंग कांस्टेंट IE, कांस्टेंट IE को कांस्टेंट कर रखेंगे। IE का मतलब क्या है, IE मीन्स जो इमिटर टर्मिनल है वहां की करंट, जो इनपुट की करंट है, तो IE का मतलब है इनपुट वाली करंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं डिस्कस वेरिएशन ऑफ IC एंड VCB बाय कीपिंग कांस्टेंट IE। और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, सपोज कर लो कि पहले हमने IE को कांस्टेंट बनाया, और मान लेते हैं कि IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर थी, और IE की वैल्यू जब 1 मिली एम्पियर थी तो VCB और IC के बीच में जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ग्राफ ऐसा मिलता है कुछ इस तरीके का।
ये है आई ई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर पर, और यहाँ पर लिया जा रहा है VCB और यहाँ पर लिया जा रहा है IC। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। फिर हमने IE को नई वैल्यू पे कांस्टेंट कर दिया। सपोज कर लेते हैं IE की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है, और जब IE की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है तो ग्राफ कैसा मिला? ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। ये IE इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पर है, और ग्राफ को देख करके जो एनालिसिस करनी है उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए। IE कांस्टेंट फिर से बनाया। अब सपोज कर लेते हैं IE की वैल्यू हमने रख दी है 3 मिली एम्पियर, और फिर ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा मिला 3 मिली एम्पियर। अब इस ग्राफ को देखिए और ये जो ग्राफ आपको बता रहा है उसको सीखिए, समझिए। देखिए, अगर हम इस लाइन से इस तरफ चलें, देखो लगातार VCB बदल रहा है। ये देखिए VCB की वैल्यू ये थी, फिर बदल के ये हो गई, फिर बदल के ये हो गई, फिर बदल के ये हो गई, और फिर ये हो गई। लेकिन जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो नहीं बदल रही है। सिमिलरली जब नई सिचुएशन आया तो भी वही सिचुएशन है कि जब VCB की वैल्यू हम बदल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो नहीं चेंज हो रही है। हाँ, ग्राफ से ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम IE की वैल्यू बढ़ाते हैं तो IC बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि जब IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर थी तो IC की वैल्यू ये थी, और जब IE की वैल्यू 2 मिली एम्पियर हो गई तो IC की वैल्यू बड़ी हो गई, और फिर जब IE की वैल्यू 3 मिली एम्पियर हो गई तो IC की वैल्यू और बड़ी हो गई। लेकिन VCB के बदलने का फर्क नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं आप बहुत जल्दी क्विकली। आप देखो इस वाले हिस्से में, यहां से यहां तक वाले हिस्से में आप ये कहोगे कि नहीं VCB के बदलने से IC बदल रही है, लेकिन आप देखो ना ये वाला जोन कितना छोटा है। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए, पूरे ग्राफ की स्टडी किया जाए, ये जो बड़ा सा जोन है इसको देखो, तो ये जो बड़ा सा हिस्सा है इस तरफ वाला, उसमें देखो VCB बदल रहा है लेकिन IC को कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली आगे भी VCB बदल रहा है, IC को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम IE को बड़ा करते हैं IC बड़ा हो जा रहा है। इससे हमें ये पता चल गया कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो कलेक्टर करंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय इमीटर करंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय VCB। तो एक पॉइंट यहां पर निकल के आ गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो IC है वो डिपेंड अपॉन IE। जो IC है, IC फॉर कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट भी कह सकते हो, इसको आप आउटपुट करंट भी कह सकते हो। यू कैन से आल्सो कलेक्टर करंट। तो IC डिपेंड अपॉन IE मेनली। IC को VCB से कोई मतलब नहीं है। IC is independent over VCB। तो एक पॉइंट अपना निकल के ये आया। ग्राफ को देखिएगा आप, ये जो सिचुएशन लिखी गई है वो ये ओवरऑल देख के लिखी गई है। इतने हिस्से को देखेंगे अगर आप, तो इतने वाले हिस्से में VCB बदला है, IC थोड़ा सा बदला है। आप देख सकते हो कि जब VCB की वैल्यू ये है तो IC की वैल्यू ये है। जब VCB और बड़ा हो गया तो IC थोड़ा सा बदल गया। तो VCB के बदलने से IC शुरुआत में थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए थोड़ी ही देर में VCB तो बदल रहा है लेकिन IC नहीं बदल रहा। इसीलिए लिखा गया है कि IC को VCB से मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इमीटर करंट को बदलते हैं तो ये बदल जाती है।
यानी कि आईसी जो को हम कंट्रोल कर सकते हैं आईई से, आईई में थोड़ा सा चेंज करेंगे, आईसी में भी चेंज बहुत बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनपुट के करंट को चेंज करके आउटपुट के करंट को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस तो RO से लिखा जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I। देखिए किसी भी ग्राफ को ले लीजिए, डेल्टा V यहां पर VCB होगा और ये IC होगा। अब आप देख सकते हो कि VCB में तो बहुत चेंजेस किए गए बट IC में चेंज हुआ ही नहीं, यानी कि VCB तो बिग है, हम VCB को तो बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ चेंज कर रहे हैं। VCB यहाँ था, फिर VCB यहाँ पहुँचा, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो VCB में हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर करंट में चेंज क्या है, बहुत मामूली सा है, बहुत छोटा सा है। और IC यहाँ पर कैसा है, स्मॉल है। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो नतीजे क्या होंगे, बहुत बड़ा आएगा रिजल्ट। एंड दैट इज वाई इसको लिख सकते हैं बिग। सो हियर यू कैन से कि आउटपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट का रेजिस्टेंस। अब ये ज़्यादा रेजिस्टेंस जो आउटपुट का है, इसमें जब ज़्यादा बड़ी करंट जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रिगार्डिंग द वोल्टेज गेन, करंट गेन हम कॉमन बेस में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की रिगार्डिंग द कॉमन बेस इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड। सिमिलरली यू कैन डिस्कस द पीएनपी आल्सो, और पीएनपी का डिस्कशन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पीएनपी में क्या होगा, जो ग्राफ हमने बनाए हैं वो सारे के सारे ग्राफ वही होंगे, और जो सर्किट हमने बनाया था उसमें पोलैरिटी बदल जाएगी, और पीएनपी में जो करंट होगी ड्यू टू मेनली होल्स होगी, वहाँ पर भी इमिटर करंट होगा, बेस करंट होगा, कलेक्टर करंट होगा, और VCB होगा, VEB होगा, IE होगा, IC होगा। तो थोड़ा सा पोलैरिटी बदलेगी, थोड़ा सा सोच बदलेगी, एंड यू कैन डिस्कस PNP ट्रांजिस्टर कॉमन बेस अंडर द फॉरवर्ड एक्टिव मोड ईजली। तो इस पूरे रिजल्ट को देखिए, और इसके आगे फिर हम करते हैं कॉमन इमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वाली और आउटपुट वाली।